जय हिंद जवानों। आज फिर इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आपके काफी काम आएंगे और जोश आई होना चाहिए। आज जितने लाइक करोगे, जितने व्यूज देखो, पता चलेगा कि कितना जोश है आप में। चल शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास। हड़प्पा के खंडर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसमें होगा आपका रावी नदी, क्योंकि मूल रूप से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अलग अलग स्थल अलग अलग नदियों के किनारे हैं। अब क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता जो है खास करके हड़प्पा नामक स्थान पर है, और हड़प्पा नामक स्थान ये रावी नदी के किनारे है और पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले का एक हिस्सा है। तो हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। देखो, वैदिक काल में शिक्षा जो है मुख्य वो नहीं था, जन्म पर भी वर्ण व्यवस्था आधारित नहीं थी। प्रारंभिक समय में होता क्या था कि मूल रूप से व्यवसाय पर सारी चीजें आधारित होती थी। जो पूजा पाठ का काम करता था वो ब्राह्मण, जो रक्षा का काम करता था वो क्षत्रिय, जो व्यापार करता था वो वैश्य, और जो साफ सफाई का काम करता था वो शूद्र। होता यह था कि बिल्कुल आप इस तरह से मानिए, और अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यवसाय बना दिए। तो जो पूजा पाठ करेगा वो ब्राह्मण हो गया, जो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय, जो व्यापार करेगा वो वैश्य, जो साफ सफाई का काम करेगा वो शूद्र। वैसे तो माना यह जाता है कि प्रारंभिक समय में दिव्य पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, उसकी बाजुओं से क्षत्रिय, उसकी जगह से वैश्य और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन जैसे ही उनके काम बटे, जो लोहे का काम करने लगा वो लुहार, जो लकड़ी का काम करने लगा वो बढ़ई, जो चमड़े का काम करने लगा वो चर्मकार, जो बर्तन बनाने का काम करने लगा वो कुंभकार। तो सबके अलग अलग व्यवसाय थे, और आगे चल करके इन्हीं व्यवसायों के नाम पर उनका नाम पड़ गया। तो प्रारंभिक वैदिक युग था, दैट मीन्स ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। अगर इसकी जगह उत्तर वैदिक काल आ जाता, अगर क्वेश्चन होता कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो ये फिर जन्म पर हो जाती, वंशानुगत। नेक्स्ट, बुद्ध कहां पैदा हुए? ये महात्मा बुद्ध के बारे में कि बुद्ध कहां पैदा हुए। तो बुद्ध पैदा हुए कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर स्वामी। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, और कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई। बुद्ध कहां पैदा हुए? लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ, और पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, और कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु हुई। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन या अपना पहला उपदेश, प्रवचन या उपदेश, कैसे भी घुमा फिरा करके आपके क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। सारनाथ में भी एक जगह है, काफी बार वो जगह का भी नाम दे देते हैं उरुग्वेला।
यहां बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया। कुछ लोगों का यह मानना है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 2 बंजारों को दिया, लेकिन ये ज्यादा उचित होगा। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उरुग्वेला में सारनाथ नामक स्थान पर दिया। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीनतम विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी की स्थापना कहां हुई? तो इसमें ठीक नाम हो जाएगा नालंदा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये हो जाएगा नालंदा। तक्षशिला जो था ये पाकिस्तान में है। यहां विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। आज अगर हम ये कहें कि या आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में। और इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कुमारगुप्त के द्वारा। और कुमारगुप्त का शासनकाल 5वीं शताब्दी का रहा है, तो इसका ऑथेंटिक आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय और कुमारगुप्त ने स्थापना की। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? अब देखो, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये आपको पूरा ही बता देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद गद्दी पर बैठा बिंदुसार। उसके बाद गद्दी पर बैठा अशोक। ये बड़े फेमस हुए। ये बिंबसार है, तो यहां अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बिंबसार ये आपका हर्यक वंश का संस्थापक था। ये बात हो रही है मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार गद्दी पर बैठा, और बिंदुसार के बाद फिर अशोक गद्दी पर बैठा। तो इसमें राइट आंसर बिंदुसार। नेक्स्ट, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? अब देखो, चरक काफी बार आ जाता है। चरक का संबंध किससे? चिकित्सा से। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि चरक किसके समकालीन थे या किसके राज्य चिकित्सक थे, तो कनिष्क। ये राइट आंसर हो जाएगा। चरक नामक चिकित्सक कनिष्क के काल में था, उसका राज का चिकित्सक। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार नागार्जुन और अश्वघोष। नागार्जुन और अश्वघोष। देखो, ये साहित्यकार पूछा है। अब इसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। चरक चिकित्सक है, सुश्रुत ये भी चिकित्सक है। वसुमित्र और अश्वघोष जो थे, इसमें अश्वघोष जो था वो कनिष्क के समय का था, लेकिन वसुमित्र नहीं था। तो इसमें कालिदास अगर आएगा तो कालिदास हमको पता ही है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय थे, तो ये भी आंसर ठीक नहीं हो सकता। तो ये ऑथेंटिक आंसर है, नागार्जुन और अश्वघोष। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी उपाधि थी? तो विक्रमादित्य। अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर चंद्रगुप्त प्रथम होता तो वो मौर्य वंश का होता। यहां चंद्रगुप्त द्वितीय है, तो ये आपका गुप्त साम्राज्य से, और चंद्रगुप्त प्रथम हुआ इससे पहले, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी उपाधि विक्रमादित्य। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। इसको हम कला और साहित्य का स्वर्ण काल भी कह सकते हैं, और इसके लिए फेमस रहा गुप्त काल। गुप्त काल में कला और संस्कृति की सबसे ज्यादा उन्नति और प्रगति हुई,
और उसमें भी खास करके चंद्रगुप्त द्वितीय का काल। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल गुप्त साहित्य क्या पूरे के पूरे प्राचीन भारत में स्वर्णिम काल माना जाता है, और अगर वंश पूछ लिया जाता है तो गुप्त वंश। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सर्वाधिक जारी हुए? चांदी। गुप्त काल में सर्वाधिक किस धातु के सिक्के जारी हुए? सॉरी, चांदी नहीं, सोना। गुप्त काल में सोने के सिक्के ज्यादा प्रचलन में आए। अब देखो, सोने के सिक्के की अगर हम बात करेंगे तो आप यहां देखिए, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? अगर ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसका आंसर होगा हिंद यूनानी, जिसको हम इंडो ग्रीक भी कहते हैं। पहली बार भारत में सोने के सिक्के चलाए हिंद यूनानियों ने। ये वो हिंद यूनानी थे, हिंदू यूनानी का मतलब है जिनके माँ या बाप दोनों में से कोई एक भारतीय हो और कोई एक यूनानी। सिकंदर के समय बहुत सारे लोग भारत आए और बहुत सारे राजा यहाँ आए, उन्होंने यहाँ शादी विवाह कर लिए, उनके जो बच्चे थे वो हिंदू यूनानी, और उन्होंने आगे चल करके भारत में सोने के सिक्के चलाए। तो प्रारंभ हुआ हिंद यूनानियों के द्वारा। सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के, अगर सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के की बात आएगी तो कनिष्क। देखो, दो क्वेश्चन अलग अलग हो गए। भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए हिंद यूनानियों ने, भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कनिष्क ने। अब यहां बात आई कि भारत में सबसे अधिक धातु के सिक्के, यहां शुद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, शुद्ध शब्द आएगा तो कनिष्क। और अगर डायरेक्ट ये पूछे कि सर्वाधिक धातु के सिक्के गुप्त काल में किसके हुए, तो सोने के। ये भी याद रखने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आते हैं आपके एग्जाम्स। नेक्स्ट, एलोरा में गुफाओं एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जैन, बौद्ध और हिंदू। देखो, अजंता एलोरा, दोनों गुफाएं कहां स्थित हैं? औरंगाबाद। अजंता एलोरा की गुफाएं कहां स्थित हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। इनमें बहुत सारे मंदिर बने हुए, लेकिन अलग अलग धर्मों के। तो जैन, बौद्ध, हिंदू, तीनों धर्मों के मंदिर इस अजंता एलोरा की गुफा में देखने को मिल जाते हैं। केवल बौद्धों के नहीं, केवल जैनों के नहीं, केवल हिंदुओं के नहीं, तीनों के। तो इसमें यह आंसर ठीक हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? देखो, 6 अप्रैल 1919 को एक घटना घटित हुई, और यह घटना थी रॉलेट एक्ट। एक एक्ट पारित हुआ, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट जो था, ये शस्त्र विरोधी अधिनियम था, जिसके तहत बिना लाइसेंस हथियार नहीं रख सकते थे। ऐसा ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया 6 अप्रैल 1919 को। और जैसे ये एक्ट लागू हुआ, पारित हुआ 6 अप्रैल 1919 को, उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों को रॉलेट एक्ट के तहत पकड़ पकड़ करके जेल में बंद किया जा रहा था। और पंजाब के 2 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, सतपाल सिंह और किचलू खान। इसको ध्यान से सुनना, सतपाल सिंह और किचलू खान। रॉलेट एक्ट के तहत इन दोनों को पंजाब में बंद कर दिया जेल में। पूरे देश में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आक्रोश था। इसीलिए
13 अप्रैल 1919 को समस्त भारतीयों ने यह निर्णय लिया कि पंजाब में हम जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन करेंगे, और आम सभा का आयोजन हुआ 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। जनरल ओ डायर कमांडर इन चीफ था पंजाब का। जनरल ओ डायर अपनी सेना लेकर के 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में पहुंचा और वहां पे बैठे हुए लाखों लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़े स्तर पर भीषण रक्तपात हुआ, जिसको भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग की घटना मानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। और इसी जनरल ओ डायर को ऊधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर के मारा। तो अगर क्वेश्चन आए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल को। क्यों हुआ? रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 6 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर को किसने मारा? ऊधम सिंह ने। कम से कम 6-7 क्वेश्चन बन गए इसी लाइन में, तो इसको याद रखें। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट, अधिकांश चौलकालीन मंदिर किस देवों या देवताओं को समर्पित हैं? भगवान शिव को। ये दक्षिण में है। चौलकालीन शासकों का जो शासन रहा वो दक्षिण में, खास करके तमिलनाडु और चेन्नई और उसके आसपास। यहां अधिकतर उस समय जो मंदिर बने वो भगवान शिव के मंदिर थे। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा, कॉरिडोर, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा गलियारा रामेश्वरम मंदिर, सबसे लंबा कॉरिडोर। कॉरिडोर, गलियारा या बरामदा टाइप में भी हम उसको कह सकते हैं। तो ये रामेश्वरम मंदिर। सांची का स्तूप कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सारनाथ का स्तूप है, सारनाथ स्तंभलेख, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगर बात आए सांची, तो सांची का मध्य प्रदेश। अच्छा, ये स्तूप जो बनवाए थे ये भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने बनवाए, और मुख्यतया 8 स्तूप हैं भारत में, जिनमें सांची, सारनाथ बड़े फेमस। तो सांची का मध्य प्रदेश में, सारनाथ का स्तूप उत्तर प्रदेश में। कोणार्क का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो अगर हम इसको एक लाइन में सीधा ही बोल दे कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो सूर्य स्पष्ट आ रहा है, तो सूर्य देवता को समर्पित। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासकों ने किया? चंदेल शासकों ने। खजुराहो की गुफाएं, ये एमपी में, चंदेल शासक, ग्वालियर के बगल में खजुराहो नामक जगह है, वहां पे गुफाएं बनी हुई हैं, और उनमें जो मंदिर बने हैं वो चंदेल शासकों के द्वारा बने। महमूद गजनवी, देखो, मंदिर पर धावा बोला। महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर धावा बोला? हालांकि महमूद गजनवी के भारत पर 17 आक्रमण हुए। महमूद गजनवी ने कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि सारे आक्रमणों में उसको सफलता भी मिली, लेकिन सबसे शक्तिशाली जो आक्रमण हुआ उसका, वो सोमनाथ के मंदिर पर। और सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी का जो आक्रमण था वो 16वां आक्रमण था। कौन सा? 16वां आक्रमण। ये उसका सबसे शक्तिशाली आक्रमण था, जो 1025 में हुआ। तो क्वेश्चन आया महमूद गजनवी का किस प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण हुआ? सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर कहां है? गुजरात। सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने कौन सा आक्रमण किया? 16वां आक्रमण।
सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी का कब आक्रमण हुआ? 1025। इसके भी बहुत सारे प्रश्न बन गए। अब अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाए कि भाई सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो गुजरात का शासक कौन था? तो इस समय यहाँ का शासक था भीमदेव। भीमदेव या भीमदेव प्रथम। क्लियर? नेक्स्ट, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का दरवाजे खुल गए? तो महमूद गजनवी के बाद सबसे ज्यादा गजनी की तरफ से जो आक्रमण हुए वो मोहम्मद गौरी के द्वारा हुए। हालांकि इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भी बहुत सारे आक्रमण किए, लेकिन सबसे फेमस रही तराइन का पहला युद्ध 1191। किन किन के बीच? मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तराइन का पहला युद्ध। परिणाम क्या हुआ कि इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो गया और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। एक साल बाद फिर मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। तराइन की दूसरी लड़ाई हुई 1192। मैदान वही था, दुश्मन भी वही था, दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1192 में। इस युद्ध में दुर्भाग्यवश पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया, उसके बाद दिल्ली पर उसका सारे दरवाजे खुल गए। हिंदुस्तान में फिर उसको सफलता मिलती चली गई। तो मुख्यतया तराइन का दूसरा युद्ध के बाद हिंदुस्तान में दिल्ली का क्षेत्र उसके लिए आसान हो गया। वह है अकेली रानी जिसने दिल्ली पर शासन किया, रजिया सुल्तान। एकमात्र महिला शासिका जिसने पहली बार दिल्ली पर शासन किया, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश जो 1210 से 1236 तक दिल्ली का शासक रहा। बच्चे इस पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि काफी बार पूछ लिया जाता है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन बना। मैक्सिमम ये मानते हैं कि रजिया सुल्तान, जबकि ऐसा नहीं था। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठा रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, और इसका शासनकाल रहा 1236 से 36, 6-7 महीने के लिए। रुकनुद्दीन फिरोज रजिया का सौतेला भाई था। रुकनुद्दीन फिरोज को हटा करके फिर रजिया गद्दी पर बैठी और रजिया का कार्यकाल रहा 1236 से 40। चांद बीबी जो थी ये गोलकुंडा की शासिका थी। मेहरुनिशा ये भी बड़ी चर्चित रही। और मेहरुनिशा जो थी इसके बचपन का नाम था नूरजहां। मेहरुनिशा, बचपन का नाम नूरजहां। और बेगम हजरत महल ये 1857 की क्रांति के समय अवध की महारानी थी। अगर हम जैसे 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई 1857 की क्रांति में अवध में नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। मलिक काफूर जनरल था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया। कहां पर? देवगिरी। और देवगिरी पर उस समय रामचंद्र देव का शासन था।
अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को पराजित किया और वहां से इसको मलिक काफूर हाथ लगा। मलिक काफूर को आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में सेनापति बना दिया। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। मलिक काफूर किसका जनरल था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किसने करवाया? अब बात कुतुब मीनार की आती है, तो कुतुब मीनार कहां है? दिल्ली में। पहली बात, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दो क्वेश्चन हो गए। लेकिन पहली मंजिल बनाने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो फिर क्वेश्चन किस तरह के बन गए? पुनर्निर्माण, सॉरी, निर्माण संपूर्ण किसने करवाया? तो ये आ जाएगा इल्तुतमिश। क्लियर? निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, निर्माण पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। आगे चल करके क्या हुआ कि कुतुब मीनार की जो आखिरी मंजिल थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। तब फिरोज तुगलक ने उस क्षतिग्रस्त मंजिल को बनवाया और उसके ऊपर एक और मंजिल बनवाई। तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक। वर्तमान में जो जिस स्थिति में हम उसको देखते हैं उसका पुनर्निर्माण हुआ फिरोज तुगलक। तो ये निर्माण हुआ, निर्माण संपूर्ण हुआ और पुनर्निर्माण हुआ फिरोज तुगलक के द्वारा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, यहां दास वंश है, इसको हम गुलाम वंश भी कह सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किस वंश की स्थापना हुई? गुलाम वंश की। अब इसका कार्यकाल 1206 से 90 है। अगर ये हमको पता है, कुल कितना शासन किया? 84 वर्ष। उसके बाद आया खिलजी वंश और खिलजी वंश का शासन रहा 1290 से 1320। कितना शासन हुआ? 30 वर्ष। उसके बाद आया तुगलक वंश 1320 से 1414। इन्होंने कितने वर्ष शासन किया? 96 वर्ष। फिर आया लोधी वंश 1451 से 1526। कितने वर्ष शासन किया? 75 वर्ष। क्लियर हुई? अब आपको पता चल जाएगा कि किस वंश के शासक ने कितने लंबे समय तक शासन किया। तो स्वाभाविक है तुगलक वंश, क्योंकि इन्होंने 30 वर्ष किया, इन्होंने 96 वर्ष किया, इन्होंने 84 वर्ष किया, इन्होंने 75 वर्ष किया। तो इनका वंश का अगर हमको याद है कब स्थापित हुआ, कब खत्म हुआ, तो ये चीजें ऐसे सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे प्रश्न कि भाई खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1290 में। खिलजी वंश कब खत्म हुआ? 1320 में। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया? तुगलक वंश। तुगलक वंश कब स्थापित हुआ? 1320। कब तक चला? 1414 तक। गुलाम वंश कब स्थापित हुआ? 1206 में, 1290 तक चला। और आखिरी वंश था 1451 से 1526 लोधी वंश। अब देखो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। जीता कौन? बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या निकला? सल्तनत खत्म, लोधी वंश समाप्त और मुगल साम्राज्य प्रारंभ। तो ये
बहुत सारे प्रश्न बन गए, नोट कर लेना इनको। नेक्स्ट, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह। ये कर्नाटक, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर उन क्षेत्रों में ज्यादा फेमस रहा और वहीं इनका प्रारंभ भी हुआ। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? आप लोग अधिकतर हुमायूं कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि हुमायूं ने दीन पनाह महल बनवाया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह महल, और आगे चल करके इसी को शेर मंडली नाम दे दिया गया। यहां बात आ रही है पुराने किले की, तो दीन पनाह महल के बगल में एक पुराना किला है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। अगर दीन पनाह महल की बात आएगी तो हुमायूं। दीन पनाह महल को हुमायूं ने शेर मंडली में परिवर्तित कर दिया। और ये दीन पनाह बहुत बार पूछ लेते हैं, दीन पनाह महल क्या है? तो हुमायूं का पुस्तकालय, हुमायूं का पुस्तकालय दिल्ली में। ध्यान रहे कि इस दीन पनाह महल की सीढ़ियों से गिर करके ही हुमायूं की मृत्यु हुई। इसी दीन पनाह महल के बगल में पुराना किला है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया, ये याद रखना है। कलानौर में किसका राज्याभिषेक हुआ? अकबर का। उस समय अकबर की आयु क्या थी? तो देखो, अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542। 1556 में अकबर गद्दी पर बैठा, तो उम्र कितनी थी? 13 वर्ष। अगर एग्जैक्ट इसको लेंगे तो 13 वर्ष 4 माह। बाबर गद्दी पर जब बैठा था फरगना की गद्दी पर, तो बाबर की उम्र थी 11 वर्ष 3 माह। अब देखो, अगर क्वेश्चन पूछे कि वह मुगल शासक जो सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठा, बाबर। सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में कौन था? बाबर। अगर क्वेश्चन आए कि भाई दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कम आयु में मुगल शासक, अकबर। ये फरगना में बैठा था, ये दिल्ली की बात हो रही है। अगर दिल्ली साथ में जुड़ गया, अकबर, दिल्ली नहीं है, बाबर। और बाबर, अकबर का राज्याभिषेक कहां हुआ? कलानौर में। कलानौर कहां है? पंजाब में। चल नेक्स्ट, रज्जमनामा किसका फारसी अनुवाद है? रज्जमनामा का हिंदी अर्थ है युद्धों की पुस्तक, युद्धों की पुस्तक, जिसे हम महाभारत कहते हैं। अकबर के समय महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ और उसका नाम रखा गया रज्जमनामा। तो रज्जमनामा फारसी अनुवाद है, या रज्जमनामा किस भाषा में लिखा गया? फारसी। रज्जमनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? किसके काल में हुआ? अकबर के काल में। रज्जमनामा का शाब्दिक अर्थ युद्धों की पुस्तक। पंचतंत्र जो है ये बड़ा फेमस है। 50 विदेशी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है, 50 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। बहुत बार पूछ लेते हैं कि वह एकमात्र ग्रंथ जिसका 50 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा। रामायण आपको पता ही है, वाल्मीकि जी ने, महाभारत वेद व्यास जी ने,
और कथा सरित सागर, ये 7वीं शताब्दी में लिखा गया था सोमदेव के द्वारा। नेक्स्ट, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है, कहां है? फतेहपुर सीकरी में। क्योंकि अकबर का अधिकांश वक्त जो है आगरा फतेहपुर सीकरी में ही गुजरा, इसलिए वहां पे उसने पंचमहल के नाम से एक इमारत बनवाई जिसमें बहुत सारे खंभे हैं। तो इसका राइट आंसर फतेहपुर सीकरी, आगरा, यूपी। दीन ए इलाही, ये धर्म है। दीन ए इलाही धर्म बनाने का मूल उद्देश्य, तो पहली बात तो यह कि दीन ए इलाही धर्म बनाया किसने? अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म किसने बनवाया? अकबर, सॉरी, किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। और दीन ए इलाही धर्म का मूल उद्देश्य क्या था, ये इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो यह कि दीन ए इलाही धर्म कब बना, तो दीन ए इलाही धर्म के बारे में अलग अलग कुछ गाइडों में, कुछ किताबों में अलग दे रखा है और कुछ में अलग। अच्छे जो राइटर हैं वो इस बात को कहते हैं कि दीन ए इलाही धर्म जो है ये 1581 में, कुछ में 82 भी है लेकिन 81 ज्यादा ऑथेंटिक। उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्वता की भावना। अच्छा, दीन ए इलाही धर्म जो था वो सभी धर्मों का मिश्रण था। नेक्स्ट, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से जाना गया? तो देखो, औरंगजेब के बाद जो गद्दी पर बैठा वो था मुहम्मद मुअज्जम शाहे बेखबर। बहादुर शाह जफर प्रथम, एक ही नाम। अब इसके अलग अलग टुकड़े कर दिए। तो अब क्वेश्चन पूछा औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा गद्दी पर बैठा जिसका नाम था बहादुर शाह, तो ये मुहम्मद मुअज्जम था। मुहम्मद मुअज्जम। किस मुगल शासक को शाहे बेखबर कहा जाता है? तो भी बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के नाम से। अब बहादुर शाह द्वितीय के नाम से अंतिम मुगल शासक हुआ जो 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल शासक था। नेक्स्ट, अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में किस दुर्ग का निर्माण करवाया? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किला कहां है? कलकत्ता में। किसने बनवाया? अंग्रेजों ने। भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा। देखो, भारत में मुख्य रूप से 4 कंपनियां शासन करने के लिए आई। सबसे पहले आए पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली 1505 में इन्होंने अपनी मतलब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। उसके बाद आए डच 1602, उसके बाद आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608, फिर आए फ्रांसीसी 1664। अब देखो, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आई? पुर्तगाली। जब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी। ये भी पूछ सकते हैं, लोदी वंश का शासन था। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने के लिए आई तो मुगल शासक कौन था? अकबर। ये हो गया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई तो मुगल शासक कौन था? जहांगीर। और जब फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई तो मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। तो ये भी याद करना है, अलग अलग क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली।
उसके बाद कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी आई? डच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1608 में। फ्रांसीसी कब आए? 1664 में। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई, मुगल शासक कौन था? जहांगीर। जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। तो पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय कहां खोला? गोवा में। सिखों का अंतिम गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें गुरु थे, ये 9वें गुरु थे, ये दूसरे गुरु थे और ये 5वें गुरु। तो सिखों के 10 गुरु हुए। संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बाद गुरु अर्जुन, ये अंगद बने। उसके बाद 5वें गुरु अर्जुन देव, 9वें गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु के बाद गुरु की प्रथा खत्म हो गई, गुरु की परंपरा खत्म। और फिर बंदा बहादुर, बंदा बहादुर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए गुरु गोविंद सिंह के बाद उसका नेतृत्व किसने संभाला? बंदा बहादुर ने। तो ये सिखों के गुरुओं के वो हो गए। सिखों का की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन, अगर संकलन आएगा तो गुरु अर्जुन देव। इसमें गुरु नानक देव की बताई हुई बातों का एक संग्रह है, उसको आदि ग्रंथ के नाम से, और इसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत है, मोहम्मद इकबाल ने इसको लिखा गया। नेक्स्ट, मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह की पहली गोली इसी ने चलाई। कहां का सिपाही था? पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट का सिपाही। क्लियर? मंगल पांडे 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई। आप ऐसा भी कह सकते हो कि 1857 का विद्रोह का पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे। कहां का था? पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट का सिपाही। मेरठ में दूसरे दिन क्रांति शुरू हुई, यानी 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई को। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि दूसरे दिन 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? मेरठ। सॉरी, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से, 10 मई। दूसरे दिन यानी 11 मई को क्रांति कहां से शुरू हुई? दिल्ली। तो क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से। बैरकपुर छावनी का मंगल पांडे पहला सिपाही। नेक्स्ट, बहादुर शाह कौन था? यहां द्वितीय आ जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय कौन था? ये क्वेश्चन हो जाएगा। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? क्रांति के समय मुगल शासक कौन था?
तो आ जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इसको अंग्रेजों ने निष्कासित कर दिया रंगून। तो रंगून में ही इनकी कब्र है, मकबरा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजन। 1930 में डांडी मार्च। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर? नेक्स्ट, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, गवर्नर जनरल और इनमें कंफ्यूज होने की बात हो जाती है, जैसे वायसराय। गवर्नर जनरल के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक नया पद बनाया, ब्रिटिश सरकार ने, जिसको वायसराय का पद कहा जाता है। तो प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं प्रारंभ की? तो यह आ जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने पहले क्या होता था कि सिविल सेवाओं की जितनी भी एग्जाम होती थी सब ब्रिटेन में ही होती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने सिविल सेवा बोले तो ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो अब IAS हो गए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया? वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल, क्राउन के अधीन पहला वायसराय। तो देखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पद बना वायसराय का। 1833 के अधिनियम के तहत पद बना गवर्नर जनरल। और 1858 के अधिनियम के तहत पद बना वायसराय। ठीक है। अब 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 की क्रांति, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1858 में अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम बनाया, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके तहत क्या किया कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया और वायसराय का पद बना दिया। तो गवर्नर जनरल 1857 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वायसराय का पद 1858 में बना दिया, तभी भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब दोनों चीजें हो गई, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अंतिम वायसराय की बात करेंगे तो फिर आपका लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएगा। नेक्स्ट, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने।
जिसमें गांधी जी ने भारतीयों को कहा कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, हमको अंग्रेजों का असहयोग करना है और हमको विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। ये इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। बहुत बार पूछ लेते हैं कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। गांधी जी इसीलिए ये चाहते थे कि अगर हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो लोग अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुएं अपनाएंगे, और अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुएं अपनाएंगे तो कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन होगा। तो गांधी जी का यही एक मकसद रहा और इसी कारण से उन्होंने इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करवाने का ऐलान किया। CR दास और मोतीलाल नेहरू, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। किस घटना के बाद? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923, ये पता है आपको। असहयोग आंदोलन के बाद, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में हुआ, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ, और इस पार्टी की स्थापना आपको पता है कि 1923 में हुई। तो इसके आसपास जो आंदोलन हुआ वो असहयोग आंदोलन था, और असहयोग आंदोलन जो है 1922 में गांधी जी ने स्थगित करवा दिया। तो असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ? 1922 में। क्यों स्थगित हुआ? चोरा चोरी हत्याकांड के कारण। चोरा चोरी हत्याकांड ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के पास में है। यहां 1922 में एक थाने पर भारतीय क्रांतिकारियों ने आग लगा दी, जिसमें 22 अंग्रेज कांस्टेबल जल करके मर गए। इस घटना से गांधी जी आहत हुए। तुरंत उन्होंने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, जिससे CR दास और मोतीलाल नेहरू नाराज हो गए, और उनके नाराज होने पर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट, लाल बाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, और बाल गंगाधर तिलक। और अरविंद घोष। ये चार प्रमुख नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और ये लाल बाल पाल के नाम से फेमस हुए। तो ये तीनों थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य। नेक्स्ट, चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। अभी बात हुई पिछले क्वेश्चन में, तो असहयोग आंदोलन। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ? 1922। कहां हुआ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। 1932 में एक पूना समझौता हुआ, पूना समझौता, या इसको हम पूना पैक्ट भी बोलते हैं, और ये हुआ गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी ने जो है एक अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की, और नीची जाति के लोगों के लिए हरिजन शब्द के इस्तेमाल का प्रयोग किया गया, और ये बात है पूना समझौता के तहत 1932।
ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आज की हमारी क्लास समाप्त हुई। इन क्वेश्चनों को सबको ध्यान से पढ़ना डिटेल में। धन्यवाद।